ओके, गुड मॉर्निंग। फिर से अगेन सेकंड पार्ट में मिलते हैं। देखो, एक बात बता देते बाबू, आज है होली। और आज हम 4 मार्च को शूट कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। हाँ, 4 मार्च ही है ना। हाँ, 4 मार्च को। तो बात क्या है ना कि अगर मान लो पीछे से अगर गाना का अचानक से बजने शुरू हो गया ना, तो हम बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग को, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको अपलोड कर देंगे। अगर कहीं जैसे मोहल्ला में डीजे वगैरह बज रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, ठीक ना। चलो, पॉलिटी का जो है, अगर ये बीच में बंद होता वीडियो तो फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, कभी भी बीच में बंद कर सकते हैं अगर गाना स्टार्ट हुआ तो। देखते हैं। चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। सुनो, हम कल क्या क्या बताए थे बाबू, याद है? सबसे पहले हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं क्या, 2 एक्ट के बारे में पढ़ा चुके हैं। एक हम पढ़ा चुके हैं 1773 का एक्ट में क्या हुआ था। उसके बाद हम बताए थे 1700 इसमें कैसे कैसे लोग गलती किया। उसके बाद इसको सुधारने के लिए क्या करता है, अमेंडमेंट एक्ट लाता है 1781 का। ये 2 पॉइंट हम बता चुके थे। आज जो है फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और फिर समय आता है तुम्हारा कब का? समय आता है 1784 का। बस इसके 4 साल बाद ही, ज्यादा दिन नहीं, बस 4 साल। मैंने 1781 से 1784, बस 4 साल का डिफरेंस, उससे ज्यादा नहीं है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब एक जो वो कानून को फिर से लेके आती है। ठीक है, और ये अब क्या कानून रहता है, इसको समझना। अब देखो, हम समझता अभी हम क्या बोले कि अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जो ब्रिटेन है, वही लोग पे हाथ, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, गवर्नमेंट है, वही लोग पे गर्दन दबाना शुरू कर रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन पूरा तरीके से नहीं। तो 1784 में क्या क्या कानून आता है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, 1784 का जो कानून आता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। तो अगर मान लीजिए यूपीएससी का फिल्म सबसे पूछ देता है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो आप बोलिए कि पिट्स इंडिया एक्ट कुछ नहीं, बल्कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था, वो था आपका 1784 में एक एक्ट आया था, उसी को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अच्छा, पिट्स को पिट्स क्यों कहते हैं पता है, पिट्स इंडिया एक्ट? क्योंकि ये ना पिट्स द यंगर भी था। मतलब समझो बात को, उस समय ना जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड में जो वहाँ के हेड थे वो था आपका पिट्स। और उसी का वो, शायद वो उनके ये यंगर सन थे। इसी की वजह से यहाँ पे पिट्स द यंगर करके इस कानून को लाया गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मे बी दिस इज द वन ऑफ द रीजन। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट एक्ट वाज द पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 1784 में जो एक नया कानून आता है, अब यहाँ से थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं क्या लिखता है। अब इस एक्ट का क्या क्या फीचर है, जैसे इस एक्ट का काफी सारे फीचर्स था, हम 4 को फीचर्स बता चुके हैं। और इसका फिर बताया कि बहुत सारा फीचर्स था। उसके बाद 1784 में क्या क्या इसका कानून था, मतलब इसका क्या क्या फीचर्स था, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखो, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, इसको सबसे पहले इसी एक्ट के तहत 2 भाग में तोड़ दिया। एक, दो, कि भैया ठीक है, तुम इतना दिन से पॉलिटिकली भी रूल कर रहा था और कमर्शियली भी, मतलब यहाँ से तुम ट्रेडिंग भी कर रहा है, कमर्शियल भी चला रहा है, और पॉलिटिकल रूल भी कर रहा है। ठीक है, मतलब याद है बताया था क्या, इससे पहले अगर चल जाएगा तो 1765 के आसपास जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो क्या किया था भारत में, मतलब जो लड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो इसके बाद क्या बना कि पूरी तरीके से लोग अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। तो ये क्या करता है, 1765 के बाद से 1784 तक यहाँ पे क्या होता है, 1784 में ये फिर इंडिया इंडिया एक्ट जो है, वो कानून को पास करना वो शुरू करता है। मतलब सॉरी, इस दौरान क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम को 2 भाग में तोड़ देता है। एक काम ए और दूसरा काम है बी। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि कमर्शियल काम, कि भैया आप जो है बिजनेस के तौर पे क्या कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं, ये सब कमर्शियल में आता है। तो कमर्शियल इसको अलग कर देता है, और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर देता है। पॉलिटिकल फंक्शन को, कि अब जो राजनीतिक जो है, जैसे देखो एक कंपनी है, मान लो भारत में हम एग्जांपल लेते हैं जियो कंपनी का, ठीक है। फिर से हम कभी लिपटा जाएंगे, अच्छा छोड़ो, जियो का हटाने, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा कंपनी का ले लेते हैं। चलो, मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो कि सीओ, नहीं, मान लो कि टीओ नाम है, टीआईओ, टीओ कंपनी है। तो टीओ कंपनी क्या करती है कि जैसे ये मान लो भारत है, तो ये भारत में क्या कर रही है, रूल भी कर रही है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे बिजनेस भी कर रही है पूरा भारत में। और बिजनेस के साथ साथ अगर ये पॉलिटिकली भी, जैसे कौन राजा, मतलब कौन रूल करेगा, किसका किसका ऑफिसर होगा, ये सब भी अगर चला रहा ना, तो इसको कहते हैं हम कमर्शियल काम करना प्लस तुम्हारा साथ ही साथ पॉलिटिकल काम करना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया 1784 में, इस दोनों काम को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया, कमर्शियल अलग कर दिया और पॉलिटिकल अलग कर दिया गया। इतना समझ में आया? अब इसको कैसे किया, सो समझो। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। अब याद करो, हम बताए थे कोड ऑफ डायरेक्टर कब बना था, कोड ऑफ डायरेक्टर याद है, बताओ। कोड ऑफ डायरेक्टर कब बना था?
कमेंट सेक्शन में फटाक से बोलो। कोड ऑफ डायरेक्टर, हम्म कोड ऑफ डायरेक्टर बना था, ये बना हुआ था, कोड ऑफ डायरेक्टर जो बना था वो 1773 में बना था। यहाँ पे बना था ना 1773 में कोड ऑफ डायरेक्टर, जो सबसे पहला जो ये था रेगुलेटिंग एक्ट था। तो याद करो, इसी कोड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया ना कि भैया तुम एक काम करेगा ना कि कमर्शियल काम को तुम देखेगा। अब ये कोड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है हम बताएं। एक जो जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसको ये समझ जाओ कि एक ऑफिस तरह का है और उसमें बड़ा बड़ा अफसर लोग बैठा हुआ है। ये इसको बोलते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर। इसको बोल दिया ना कि तुम लोग जो है ना वो कमर्शियल काम को देखो, कोड ऑफ डायरेक्टर को। एक तो और बॉडी बना दिया 1784 में इस कोड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ इसी कानून में, ये हम बता रहे अलग अलग कानून, इसी में एक और चीज बना दिया गया जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तुम लोग बुक में देखो तुमको मिल जाएगा। क्या लिखता है? बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। तो इसको बोल दिया ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी। इसको बोल दिया कि आप पॉलिटिकल मैटर को देखिएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट को बोल दिया कि आप जो ये कमर्शियल मैटर को देखिएगा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कंपनी जो रूल कर रहा है, ठीक है, उसका। अब उसके बाद क्या लिखता है? इट अलाउ द कोड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल बट टू एस्टैब्लिश द डबल गवर्नमेंट। तो देखो एक बात बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कमर्शियल का भी अलग कर दिया और आपका पॉलिटिकल भी अलग कर दिया। तो क्या यहाँ से एक तरह का तुमको आपको लग रहा है कि नहीं कि डबल गवर्नमेंट चल रहा है? इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुअल गवर्नमेंट। मतलब काम को डिवाइड कर दिया, एक काम बांट दिया, इसको ए को कर दिया कमर्शियल को जिसको सीओडी देखेगा कोड ऑफ डायरेक्टर, और एक दूसरा काम कर दिया पॉलिटिकल काम को जिसको बीओसी देखेगा। इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखता है? इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला ना कि भैया जितना भी मैटर है सिविल मैटर और साथ ही साथ मिलिट्री का मैटर, ठीक है, उसका तुम देख रेख करेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एंड सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेट ऑल द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश। और साथ ही साथ रिवेन्यू मतलब पैसा का चीज, ये तीनों का तीनों चीज को अपने अंदर कर लिया। अब तुम बोलेगा एक बात बताइए कि सर ये सिविल रिवेन्यू वाला मैटर को क्यों किया? रिवेन्यू वाला मैटर तो कमर्शियल में आना चाहिए था। नहीं, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर और रिवेन्यू मैटर। रिवेन्यू मतलब होता है पैसा का मामला जुड़ा हुआ चीज, ठीक है। सिविल मैटर का मतलब जैसे मान लो कि छोटा मोटा झगड़ा जैसे होता है ना कि किसी को एक झाप लगा दिया तो वो सिविल मैटर हुआ, और अगर मान लो किसी को खून कर दिया तो वो क्रिमिनल मैटर हुआ। तो जो जो चीज छोटा मोटा चीज सिविल मैटर में आता है वो सिविल मैटर, उसके साथ मिलिट्री कि कहाँ कहाँ पे सेना होगा वो मिलिट्री का मैटर, और रिवेन्यू का मैटर इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया। समझ में आया? ये एक नया बॉडी बना है इस एक्ट के तहत, 1784 के एक्ट के तहत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है? द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन। अब ये जो कानून था ना इसका दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहा इस एक्ट का। क्या क्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखता है? फर्स्ट फर्स्ट द कंपनी टेरिटरी इंडिया वेर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसी एक्ट के तहत ना पहली बार बोला गया, मतलब देखो 1773 से वो लोग शुरू कर दिया था पोजीशन करना, पकड़ना, लेकिन 1784 का जो कानून था ना इस कानून के तहत ही बोल दिया फर्स्ट टाइम क्या कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश जो है वो अब भारत में जो है वो अपना पोजीशन, पोजीशन मतलब पॉजिटिवनेस, जैसे होता ना कि मान लो वो मेरा गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवनेस। तो ब्रिटिश बोला ना कि अब जो है ये पॉजिटिव जो है वो भारत में हम जो है मेरा रूल चलेगा। तो ये 1784 के तहत हुआ। दूसरा क्या हुआ? एंड सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया गया पता है? इसी के तहत सुप्रीम कंट्रोल में लिया पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इसको अब अपने पूरे खोपचे में ले लिया है एक तरफ देखा जाए तो, क्योंकि कमर्शियल मैटर को भी ले लिया और पॉलिटिकल मैटर को भी ले लिया। धीरे धीरे करके हाथ उस पर कड़ा कर रहा, धीरे धीरे करके, एक बाइक नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि एक बाइक पकड़ा तो फिर सुधार लाना पड़ा, फिर धीरे धीरे करके कानून लाया 4 साल बाद, और फिर करके ऐसे करके उसको धीरे धीरे करके वो लोग पकड़ना शुरू किया। तो ब्रिटिश जो है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इतना कुछ किया। क्लियर? सबसे पहला कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया, वेरी गुड। कमर्शियल मैटर को देखने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, वेरी गुड। पॉलिटिकल मैटर को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, चलो बढ़िया बढ़िया है। अब क्या किया? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, मतलब इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया ना इसको सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू तीनों का पावर दे दिया। क्लियर? चलो ठीक है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस एक्ट के तहत पहली बार बोल सकती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पोजीशन किया भारत में, ठीक है, अपना हाथ को मतलब मजबूत किया। और साथ ही साथ पोजीशन के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार क्या करता है, जो हम बताएं कि कंपनी का जो जितना भी अफेयर्स था
एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पूरी तरीके से अपना हाथ में लेने का कोशिश करता है। क्लियर? ये होता है 1784 का तुम्हारा ये। अब ये क्या बोलते हैं जो ये कहता है पिट्स इंडिया एक्ट कहता है। अब इसके बाद फिर एक कानून आता है। कब? 1786 में, बस 2 साल बाद 1786 में कानून आता है। अब ये 1786 का कानून क्या था? अब इसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। तो 1786, अब इसको समझो। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद है हम 1774 में क्या पढ़ाए थे कि तीन तो जो अलग अलग था, जैसे एक इधर था, यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था, तीन को अलग अलग प्रेसिडेंसी था, तीनों को मिला करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया था। तो इसी गवर्नर जनरल का सीट पे बैठता है 1786 में, कौन पता है? उसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बैठता है तुम्हारा कहाँ पे? 1786 में गद्दी पे। कहाँ पे? गवर्नर जनरल का पोस्ट पे। क्लियर? ही प्लेस टू डिमांड। अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, ये बोला कि भैया ठीक है हम गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन मेरा दो ठो डिमांड है, ये दोनों डिमांड को आपको पूरा करना होगा। पहला डिमांड, दूसरा डिमांड। तो दूसरा डिमांड है क्या, पहला डिमांड है क्या, उसको देखते हैं। पहला डिमांड ये बोलता है ही शुड बी गिवन पावर टू ओवर एट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब याद है इससे पहले वाला हम क्या बोले थे हम, यहाँ पे 17 अगर आपको याद होगा 1781 में या 1773 में, याद है हम क्या बोले थे कि गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल के साथ उसको हेल्प करने के लिए चार वो काउंसिल मेंबर बना था। मतलब उसका जैसा होता है ना प्रधानमंत्री जी के साथ अलग अलग उसको सपोर्टर जो होता है, इस तरह का सपोर्टर सब चार ठो बना था। तो ये जो 1786 का जो कानून बना ना, इसमें पता है ये क्या बोलता है कि भैया ये जो चार ठो जो आदमी दिया था ना वो गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, जो ये चार को जो आदमी था हेल्प करने के लिए, इसका डिसीजन को हम ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब कि कुछ कुछ केस में इन लोग का बात हम नहीं सुनेंगे, हम पूरा तरीके से अपना अपना पावर रखेंगे। बोला ठीक है, ये शर्त रखा लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने का। दूसरा क्या बोला? दूसरा इसके साथ साथ बोलता है ना कि हम जो है वो कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ाएं क्या कि ये जो बताए ना अभी हम कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना करके मिलिट्री का पूरा कंट्रोल ये ले लिया। ठीक, इसी के बाद जस्ट एक साल बाद, मतलब जो सॉरी 2 साल बाद जब 1786 का जो कानून पास होता है, तो इसमें बोलता है कि हम जो ये कमांडर इन चीफ रहेगा, यानी कि मिलिट्री का जो हेड है वो हम बनेंगे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता है। कब? 1786 में। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ब्रिटिश और पकड़ बना रहा और पकड़ बना रहा और पकड़ बना रहा है, फिर एक कानून पास करता है। कब पता है? 1793 में। अब इस कानून को क्या कहते हैं? तुम लोग बुक जरा हम बार बार बोले बुक खोल के रखो, कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करके बताओ कि इस कानून को क्या कहते हैं। देखो 1793 में क्या होता है, दिस फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज गिवन, बोलो इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर ऑफ गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द गवर्नर जनरल। गवर्नर देखो 1786 में जो गवर्नर जनरल बोला ना कि जो काउंसिल था इसका बात को हम नहीं मानेंगे कुछ कुछ केसेस में, ये 1793 का जो कानून आया ना, उसमें क्या किया गया, ये पावर सब गवर्नर जनरल को दे दिया कि मेरे बाद जो गवर्नर जनरल आएगा, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आएगा, उसके बाद जो आएगा, सबके पास सेम पावर रहेगा कि ये काउंसिल के बात को कट कर सकता है। और ये काउंसिल को क्यों बनाया गया था याद है? क्योंकि गवर्नर जनरल जो था उसका जो चार को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1773 का कानून में, जो सबसे पहला वाला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसको बोल दिया हटाओ कि ये नहीं चलेगा। तो 1793 के कानून में बोला कि हम जो ये चीज मांगे ना 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला, ये सबको मिलेगा, आने वाले जितना भी गवर्नर जनरल की काउंसिल का बात को काट सकता है। पहला। दूसरा, टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर प्रेसिडेंसी टू हिज काउंसिल टू ऑल द। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बोला कि हम अपना काउंसिल का बात भी काटेंगे और साथ ही साथ जो नीचे का जो गवर्नर है, जैसे यहाँ पे गवर्नर है, यहाँ पे गवर्नर है, तो इस सब गवर्नर का भी बात को हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब कि हम जो बोल देंगे वही। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेंट्रल पावर, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो शुरू हो गया था। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जगह पे सब पावर आना, यहाँ का पावर यहाँ जा रहा है, यहाँ का पावर यहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ सर, सेंट्रलाइजेशन का शुरुआत जो है वो हो चुका था। क्लियर? 1793 का कानून से। अब उसके बाद क्या लिखता है, इट गिवन द पावर ऑफ द सब कोऑर्डिनेट प्रेसिडेंट। उसके साथ इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट टू द सब कोऑर्डिनेट प्रेसिडेंट। सेम चीज कि जो नीचे का जो प्रेसिडेंसी था इस पे और इस पे, इसमें गवर्नर जनरल को और खतरनाक ही पकड़ बना दिया। कौन सा कानून के तहत? 1793 के तहत। पॉइंट नंबर 2 में देखो, फिर पॉइंट नंबर 3 में देखो 1793 का क्या लिखता है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया
फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, इसका मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यहाँ से लेकर के और 20 साल तक। इसका कि हाँ भैया ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम ही रूल करो, इसको बढ़ा दिया गया। It provided commander in chief was not the member of Governor General Council unless he was it provided that the commander in chief was not a member of Governor General Council unless he was he provided that the commander in chief was not to be the member of the Governor General Council unless he was so appointed। मतलब सुनो, बोलता है क्या, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट इन द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। मतलब कि जो गवर्नर जनरल होगा ना, गवर्नर जनरल ऑफ मतलब जो कमांडर इन चीफ होगा, वो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल मतलब सॉरी, काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। जो गवर्नर जनरल है ना, ये वाला, इसका काउंसिल का मेंबर में से कोई भी कमांडर इन चीफ नहीं होगा। और ये कमांडर इन चीफ का पावर कौन ले लिया था, पहले याद करो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका एक अलग से ये कर दिया गया कि बोला कि ठीक है, कमांडर इन चीफ जो होगा उसका पावर को हम ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है देखो, इट लेट आउट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट टू द इंडियन रेवेन्यू। अब बोला ना कि इसी एक्ट के तहत कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बीओसी, जो पहले बना, याद करो कब बना वो बीओसी, यहाँ पे देखो ये बीओसी बना ना, इस बीओसी का और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और इसका जो स्टाफ लोग है, इसका सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया का रेवेन्यू से जाएगा। मतलब कि भारत में जो लोग रूल कर रहे हैं ना, उसका जो पैसा है, उसका पैसा के थ्रू, मतलब वो जो जितना भी पैसा होगा, उसी पैसा से उन लोगों को पैसा सैलरी वगैरह दिया जाएगा। ये कहा गया 1793 का कानून में। क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखता है, अब ये हो गया 1793 के आसपास। अब देखो पार क्या हुआ कि इसके बाद धीरे धीरे करके फिर समय आगे बढ़ रहा है, और समय बढ़ रहा है, फिर एक तो कानून पास करते हो लोग, कब पता है, 1813 में। अब इस 1813 का क्या कहानी है, अब इसको हम थोड़ा बताना शुरू करते हैं। 1813, 1813, देखो सुनो, इसमें क्या होता है, द फीचर ऑफ दिस शुड फॉलो, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज इंडियन ट्रेड was thrown open to all British merchant, however it continued the monopoly of company of the sea and trade। सुनो, याद करो 1600 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसके पास मोनोपोली था, मोनोपोली राइट, कि हम जो है सिर्फ रूल करेंगे, बाकी सॉरी वहां पे बिजनेस करेंगे भारत में, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। लेकिन 1813 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लोग पे काफी हाथ पकड़ चुका था। तो ठीक है, मतलब ये लोग पे काफी ग्रिप बना चुका था। तो 1813 में पता है क्या बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि देखो तुम्हारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली था ना, कि सिर्फ तुम ही बिजनेस कर सकता है, ये खत्म। अब कोई भी बिजनेस कर सकता है, सिर्फ दो चीज में तुम्हारा मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब सिर्फ तुम ही काम करेगा। पहला चीज बोला क्या, टी में, और दूसरा है ट्रेड विद चाइना में। मतलब जो चाइना से जो व्यापार हो रहा है उसके साथ कंपनी ओवर ट्रेड, इट कंट्री मतलब ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। हाँ मतलब ठीक है, मैंने हो गया चाय और साथ ही साथ हो गया ट्रेड। ये दोनों का केस में क्या होगा कि इस दोनों में तुम्हारा मोनोपोली रहेगा, कि तुम यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे तुम केस मतलब जो है वो मोनोपोली अपना सकता है। ठीक है, ये 1813 का इसमें बोला गया। क्लियर। अब आगे बढ़ो, उसके बाद 1813 में और क्या बोला गया इस कानून में, बुक में देखते रहो। ठीक है, इट एसेटेड दैट द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश क्राउन जो है, मतलब वहां पे जो यूके का जो ब्रिटिश क्राउन है ना, वो क्या करता है, अपना पावर को भारत का जो ये है, क्या बोलते हैं तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पे क्या करता है, अपना सोवेरेनिटी ला देता है। व्हाट डू मीन बाय सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि अब जो है ना, यहाँ पे जो भी डिसीजन चलेगा वो अब मेरा बदौलत चलेगा, मतलब जो हम बोलेंगे वही चीज यहाँ पे चलेगा। तो इसको कहते हैं सोवेरेनिटी लाना। जैसे भारत का आज, भारत में जितना भी डिसीजन लेते हैं ना, वो हम लोग खुद से लेते हैं। सोवेरेनिटी क्या होता है उसको थोड़ा अच्छा समझाते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक घर है तुम लोग का, ठीक है, तो घर में क्या होगा, पापा होंगे, मम्मी होंगे, या तुम लोग दो भाई बहन जो भी है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो इसका बगल में मेरा घर है यहाँ पे, तो हम क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में सब्जी क्या बनेगा? नहीं ना, ऑब्वियसली बात नहीं। देखो गाना बजना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि ये जो सब्जी बनेगा ये कौन डिसाइड कर सकता है? ये खुद डिसाइड कर सकते हो तुम। तो ये तुम्हारा सोवेरेनिटी कि क्या सब्जी बनेगा, ये तुम्हारा सोवेरेनिटी है। मतलब खुद का डिसीजन तुम खुद लेगा, कोई बाहर वाला डिसीजन नहीं लेगा। तो ये चीज 1813 में हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटमेंट द ब्रिटिश। साथ ही साथ दूसरा चीज क्या करता है ये, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज था ना, मतलब जो यूके में जो क्रिश्चियन लोग था, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है जो धर्म को प्रचलित करते हैं,
कि मेरा धर्म को अपना लो, मेरा धर्म को अपना लो। तो इसी तरह से जो धर्म को जो प्रचलित करते हैं ना, जो स्पेशली जो क्रिश्चियन लोग थे, वो लोगों को भारत में आने का अलाउ कर दिया था 1813 का। ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी देश को अगर गुलाम बनाना है ना, तो सिर्फ उसको पॉलिटिकली नहीं बल्कि कल्चरली भी गुलाम बना लो। तो वहां पे रिलीजन में घुस जाओ। तो इसी वजह से क्या किया कि ये जो है वो आना शुरू किया। और आपको पता होगा झारखंड में हम रहते हैं, और स्पेशली आपको झारखंड में पता होगा कि काफी सारे ट्राइबल्स लोग जो है ना, वो मतलब जो आपका क्या कहते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, वो सारे के सारे जो लोग जो है, मोस्टली बहुत सारे लोग जो है आपको क्रिश्चियन धर्म के मिल जाएंगे। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्रिश्चियन मिशनरी दे चेंज देयर व्हाट इज इट कॉल्ड रिलीजन। और ये उस समय बहुत कॉमन था, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है। आज के देश में ये देखा जाए, अभी के टाइम पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है ऐसा स्टेटमेंट देना, लेकिन उस समय पे ये काफी नॉर्मल हो गया था। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो टारगेट कर किए थे काफी सारे लोगों को। ये सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरा का पूरा भारत में ये सीन हुआ था क्रिश्चियन मिशनरीज। इनफैक्ट सिर्फ नॉट इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ ट्राइबल्स को नहीं, हिंदूज को भी, मुस्लिम्स को भी, सिख को भी, हर किसी को टारगेट किए थे, हर किसी को। ठीक है। और बहुत सारे लोग चेंज हुए थे, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, सिख से भी। लेकिन मेजरली झारखंड वाले एरिया में, जिस बेल्ट में हम रहते हैं, वहां पे ट्राइबल्स को काफी टारगेट किया गया था। क्लियर? उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनोवेटिव ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। अब साथ ही साथ पता है क्या किया ब्रिटिश? बोला ना कि भारत जो यहाँ पे जो है ना, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे भारत में, वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वेस्ट में, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे। पता है क्यों ऐसा किया? क्या ब्रिटिश भारत के लोगों का भला ही चाहता था? नहीं। ताकि यहाँ का जो लोकल आदमी है ना, उसको पढ़ा करके वो ज्यादा से अच्छा तरीके से यहाँ के लोकल जगह को जान रहा है। तो बोला कि अगर उसको पढ़ाएंगे ना, ब्रिटिश ज्ञान देंगे, कि दिखाएंगे ब्रिटिश महान है, तो वो मेरे प्रति लॉयल भी रहेगा, और वो मेरा काम का भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल जगह पे वो रूल कर सकेगा। क्लियर? ये सबसे बड़ा रीजन था। ईस्ट इंडिया 1813 में ही हुआ। उसके बाद क्या लिखता है? इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन अ पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन नॉट पेइंग। अब जो लोकल गवर्नमेंट था, जो छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट था ना, इसको भी क्या करता है? ऑथराइज कर देता है गवर्नर जनरल, यहाँ तो ब्रिटिश सरकार है, ये ऑथराइज कर देता है कि ठीक है, तुम अपना एरिया में टैक्स ले सकते हो। लोकल गवर्नमेंट कौन होता है? जैसे मान लीजिए पंचायत में सबसे लोकल गवर्नमेंट कौन होता है? अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको पता होगा, जैसे म्युनिसिपल हो गया, ठीक है। और अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा मुखिया सरपंच हो गया। ये सारा का सारा जो है ना लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो ये सारा का सारा जो इसके पास पावर दे दिया कि आप लोग टैक्स जो है वो उठा सकते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बोल दिया। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पावर अभी है भारत में कि लोकल गवर्नमेंट पैसा उठा सकते हैं? नहीं ना। तो ये हो गया 1813 की कहानी। अब 1833 में एक कानून फिर से आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि पीछे गाना बज रहा है और आज होली है इसीलिए। चलिए, आप सभी को हैप्पी होली, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट।